नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए प्यारे साथी, एक बेहतरीन सी क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। और इस क्लास के अंदर हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कंजंक्शन। मैंने आप लोगों को पहले ही रिमाइंड करा दिया था कि भाई हम जो है एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। मैंने आपको क्लास भी मैंने टेलीग्राम में पहले ही बता दिया था कि हम यही चैप्टर शुरू करेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने कंजंक्शन चैप्टर ही क्यों शुरू किया, तो मैं इसमें आपको ना एक बात बताना चाह रहा हूँ। देखो, आपको याद होगा इससे पहले हम लोगों ने टेंस चैप्टर कंप्लीट किया है। टेंस चैप्टर के बाद मैं आपको कंजंक्शन चैप्टर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन दोनों चैप्टर के कॉम्बिनेशन से मिलके एक नया चैप्टर तैयार होता है जिसका नाम होता है कंडीशनल। और ये बहुत ही आसान चैप्टर है, आप ये मान के चलो मैं आपको इसके 50 क्वेश्चन कराऊंगा और आपको लगेगा कि यार वास्तव में ही बात सही है, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो बहुत आसान आसान चीज़ें हैं इसके अंदर। तो कंडीशनल चैप्टर हमारा इसके बाद आसानी से हो जाएगा। तो इसी वजह से पहले मैंने आपको टेंस कराया, फिर मैंने अब आपको कंजंक्शन करा रहा हूँ और इसके तुरंत बाद हम कंडीशनल चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहली क्लास है, बढ़िया तरीके से एक एक क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन पढ़िए पहला। कह रहा है यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। देखो, आपको ना एक प्यारी सी बात बताता हूँ। कंजंक्शन चैप्टर का ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंजंक्शन चैप्टर के ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो को रिलेटिव कंजंक्शन से पूछे जाते हैं। सीधे सीधे पेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको उनका ध्यान रखना होगा। अब मैंने सारे पेयर आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं, जैसे आइदर के साथ और का पेयर होता है, नाइदर के साथ नॉर का होता है, एल्स के साथ वट का होता है। तो बहुत सारे कंजंक्शन हैं जिनके मैंने आपको सीधे सीधे पेयर बता रखे हैं, तो बस आपको उनको ध्यान रखना होगा। और बाकी आप देख लो, इस वाले क्वेश्चन के अंदर सीधा पेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे आइदर वर्ड दिख गया होगा, आइदर या ईदर, आप इसको जो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे को परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपका मन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं, तो आप प्रोनाउंसिएशन पे इसको थोड़ा सा कमजोर भी कर दोगे, यानी आइदर ईदर जो पढ़ दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो मैंने अभी आपसे क्या कहा, मैंने कहा को रिलेटिव कंजंक्शन में ये जो आइदर होता है आपका, इसका जो पेयर होता है वो मेरे प्यारे साथी और के साथ होता है। पर आप मुझे देख के बताओ, क्या आपको क्वेश्चन में और लगा के दिया है? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी, हमें तो एंड लगा के दिया है। तो बस थर्ड पार्ट में हमारी यहाँ पे गलती दे रखी है कि हमें क्या लगा के दे दिया, एंड लगा के दे दिया है। पर हमें चाहिए क्या था, और चाहिए था। तो इस एंड को काट के इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, और कर देंगे, और हमारा जो क्वेश्चन है वो कैसा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी गलती थी इस क्वेश्चन के अंदर, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन की मदद से मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। आपको ये बात याद रखना है कि जब भी को रिलेटिव कंजंक्शन से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो वो दो टाइप के क्वेश्चन बनाता है। एक तो सीधे सीधे वो पेयर बनाने वाले क्वेश्चन पूछेगा, यानी मैं आपको बता रहा हूं कि किस दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो टाइप बनता है वो आपसे सीधे सीधे पेयर पूछने वाला क्वेश्चन बनाएगा, एक तो ये। और दूसरा जो टाइप होता है इसी के अंदर, वो ये होता है कि आपको इनकी प्लेसिंग से क्वेश्चन पूछता है कि मतलब इसको रखना कहाँ है, अगर और को फिक्स करना है तो कहाँ लगाना है, आइदर को लगाना है तो कहाँ लगाना है। आप यहाँ पे प्लेसिंग करने का एक पॉइंट भी सीखते जाइए। जब भी आप प्लेसिंग करेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि आइदर हो और हो, ये दोनों सेम चीज के यानी सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले ही नजर आए, तभी आपका ज़्यादा बेहतरीन जो है आपका काम बनता है वहाँ पे। तो सेम सेम चीज़ों के पास में इनकी प्लेसिंग होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जब भी कोरिलेटिव कंजंक्शन होंगे तो उससे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सीधा सीधा पेयर पूछने वाला और एक प्लेसिंग करने वाला। ठीक है, तो मैंने आपको पेयर करने वाला तो बता रखा है, अब मैं प्लेसिंग करने वाले आगे क्वेश्चन आएगा तो वहां बताऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट। तो जैसा कि अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर नो सूनर एक नेगेटिव एडवर्ब लगा रखी है। देखो यहाँ पे ना एग्जामिनर एक गड़बड़ कराने की कोशिश करता है। जैसे ये नो सूनर टर्म होती है, सेम इसका ऑल्टरनेटिव एक और टर्म एग्जामिनर बनाने की कोशिश करता है पॉजिटिव मीनिंग के लिए, जो कि वो लिखता है एज सूनर।
तो आप ये बात याद रखो, आपकी नो सूनर टर्म होती है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन एज सूनर नाम की कोई टर्म नहीं होती। अगर आपको एज सूनर लिखना भी है तो उसका परफेक्ट मीनिंग करता है एज सून एज। कौन सा वर्ड परफेक्ट मीनिंग करता है आपका इसकी जगह पे? एज सून एज। और एक बात याद रखिएगा, ये जो एज सून एज होता है ये टाइम कंजंक्शन होता है। कौन सा कंजंक्शन होता है? टाइम कंजंक्शन। ठीक है, ये कौन सा कंजंक्शन होता है? टाइम कंजंक्शन होता है। तो आपको ये बात दिमाग में रखनी होगी। अच्छा, तो यहाँ पे कभी भी एज सूनर नाम की टर्म लगी हुई होगी तो उसको खत्म कर देना, वैसी कोई टर्म नहीं होती है, एज सून एज होती है। अब जैसे कि मैंने नो सूनर के बारे में आपको बताया कि ये निगेटिव एडवर्ब होती है। क्या होती है मेरे प्यारे साथी? निगेटिव एडवर्ब होती है ये आपकी। अब निगेटिव एडवर्ब से ना दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। निगेटिव एडवर्ब के साथ में भी कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर का भी कॉन्सेप्ट बनता है, और इसके साथ ना एक कॉन्सेप्ट और भी होता है। तो मैं दोनों ही आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा निगेटिव एडवर्ब का, वो बताऊंगा कि इसकी प्लेसिंग, मतलब निगेटिव एडवर्ब जो होती है ना, इसके जो कोरिलेटिव कंजंक्शन के पेयर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आप याद रखना, निगेटिव एडवर्ब के अंदर आपको दो तरीके की, दो एडवर्ब पे सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा निगेटिव एडवर्ब में। मतलब मैं आपको ऐसे मान के चलो, उनकी दो वो चीज़ें बता रहा हूँ जो ज़्यादातर पूछी जाती हैं। एक के अंदर ये वाला ग्रुप आता है जिसमें आपका हार्डली हो गया, वेयरली हो गया, रेयरली हो गया, ऐसे ही अगर हम बात करें स्कार्सली हो गया, ये वाली। तो ये जो हार्डली, वेयरली, रेयरली, स्कार्सली वाली आपकी एडवर्ब्स होती हैं, ये सारी की सारी जो है निगेटिव एडवर्ब ही हैं, लेकिन इनका जो पेयर बनता है, इनका जो कंजंक्शन का पेयर बनता है वो WHEN वाले वेन के साथ बनता है। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। यानी इनके साथ कभी भी आपको कंजंक्शन लगाना होगा तो वो आप क्या लगाएंगे? वेन लगाएंगे। एग्जामिनर क्या गलती करके देता है वो भी मैं आपको बता देता हूं भाई। एग्जामिनर इनके साथ आपको या तो THEN वाला देन लगा के देगा या THAN वाला देन लगा के देगा। तो आपको याद रखना है दोनों ही नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों ही गलत होते हैं। तो हार्डली, वेयरली, रेयरली, स्कार्सली ये कभी भी निगेटिव एडवर्ब आपकी सेंटेंस में आएंगी या क्लाउज के अंदर जब भी आपको देखने को मिलेंगी, तो मेरे प्यारे साथी इनके साथ जो कंजंक्शन का पेयर बनता है वो वेन का बनता है। तो मैंने आपको कंजंक्शन एक का बता दिया, अब मैं आपको दूसरे का भी बताता हूं। देखो एक और होता है, जैसे इसी तरीके से हुआ ऐसी ही एक निगेटिव एडवर्ब आपकी और भी होती है, उसके साथ भी आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन का पेयर बनता है, वो है आपकी ये नो सूनर। नो सूनर भी आपकी एक निगेटिव एडवर्ब होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो इसके साथ भी एक कंजंक्शन का पेयर होता है, इसके साथ भी एक कंजंक्शन का पेयर होता है। वो पेयर ये होता है कि नो सूनर के साथ आप हमेशा THAN वाला देन का यूज करते हैं। नो सूनर के साथ जो कंजंक्शन का पेयर होता है वो THAN वाले देन के साथ होता है। पर एग्जामिनर सबसे ज्यादा यहां गलती कराने के लिए पता है क्या लिख के देता है? THEN वाला देन। अब मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहूंगा, इन दोनों ही देन में ना थोड़ा सा डिफरेंस है। ये THAN वाला जो देन होता है, यानी जो ए वाला देन होता है, ये आपका कंजंक्शन होता है। क्या होता है? कंजंक्शन होता है। लेकिन जो ये THEN वाला देन होता है ये आपका एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो हमें एडवर्ब नहीं चाहिए होती है, हमें कोरिलेटिव कंजंक्शन चाहिए होता है। तो इसी वजह से अगर ये वाला देन इस वाली निगेटिव एडवर्ब के साथ लगा के देगा तो ये चीज गलत हो जाएगी। आपको हमेशा यही वाला देन लगाना होगा नो सूनर के साथ। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मैं और ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ निगेटिव एडवर्ब से रिलेटेड। आपको याद होगा एडवर्ब चैप्टर में मैंने एक चीज और भी बताई थी, जैसे हार्डली, वेयरली, रेयरली, स्कार्सली के साथ आता है व्हेन, इसके साथ में बिफोर भी कई बार देखने को मिलता है। लेकिन प्रायोरिटी पे आप ये मान के चलो आपको ज्यादा से ज्यादा जो देखने को मिलेगा वो व्हेन ही देखने को मिलेगा। फिर मैंने बताया नो सूनर के साथ देन का पेयर बनता है। फिर एक पॉइंट और भी था, मैंने वहां आपसे कहा था कि निगेटिव एडवर्ब को रखने की दो जगह होती हैं। निगेटिव एडवर्ब को रखने की दो जगह होती हैं। मतलब दो जगह कैसे? देखो, जैसे मान लो ये मैंने एक क्लाउज ली है और इस क्लाउज में मैंने क्या कर दिया, मान लो मैंने नेगेटिव एडवर्ब को एक में तो मैंने बीच में रख दिया, नॉर्मली एक को मैंने नेगेटिव एडवर्ब को बीच में रख दिया, और एक क्लाउज को मैंने शुरू ही नेगेटिव एडवर्ब से किया।
एक क्लाउज को मैंने शुरू ही किससे किया, नेगेटिव एडवर्ब से। तो दोनों में फर्क क्या आएगा, देखो दोनों में फर्क बस इतना सा आएगा, जब आप नेगेटिव एडवर्ब को स्टेटमेंट के बीच में रखते हो यानी क्लाउज के बीच में रखते हो, तो वहां पर आपको नॉर्मल चीजें देखने को मिलेंगी, यानी नॉर्मल स्टेटमेंट वहां पे आप अप्लाई कर रहे होंगे। नॉर्मल स्टेटमेंट का मतलब, जैसे मान लो अगर मुझे क्वेश्चन वाली बात करनी है तो मैं इंट्रोगेटिव यूज करूंगा, अगर मुझे किसी को नॉर्मल कथन बोलना है, स्टेटमेंट बोलना है, तो मैं असर्टिव वाला स्ट्रक्चर यूज करूंगा। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव एडवर्ब को सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं, तो मेरे प्यारे साथी जिस क्लाउज में वो नेगेटिव एडवर्ब दे रखी होगी, जैसे ही नेगेटिव एडवर्ब को आप शुरू में लगाएंगे, तो जिस क्लाउज में वो नेगेटिव एडवर्ब दे रखी होगी उसमें आपको फिर इन्वर्जन अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये इन्वर्जन क्या होता है, क्या सारी चीजें हैं, सब मैंने बैच में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। फिलहाल मैं एक पॉइंट छोटा सा और बताना चाहूंगा इसी से रिलेटेड, वो ये होता है इन्वर्जन जब आप अप्लाई करोगे तो पता है क्या होगा, जैसे मान लो मेरे को बात क्वेश्चनेबल करनी है लेकिन मुझे इन्वर्जन अप्लाई करना है, तो मैं अपनी स्टेटमेंट को इंट्रोगेटिव में ना लिख के असर्टिव में लिखूंगा, क्योंकि इन्वर्जन का मतलब होता है जैसी स्टेटमेंट लिखी जानी चाहिए ठीक उसका उल्टा। मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए आपको पता है इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट लिखी जाती है, लेकिन जब आप उसको इन्वर्जन अप्लाई करोगे ना, तो उसको क्वेश्चन वाली बात में नहीं लिखोगे, आप उसको लिखोगे असर्टिव स्टेटमेंट में। सेम इसी प्रकार से अगर आपको इन्वर्जन करके ही बोलना है, मतलब इन्वर्जन अप्लाई करके अपनी स्टेटमेंट को बोलना है, और वो स्टेटमेंट आपको असर्टिव में कहनी थी, लेकिन जब आप उसमें इन्वर्जन अप्लाई करोगे तो उसको लिखोगे असर्टिव में नहीं, अब आप उसको इंट्रोगेटिव में लिखना पड़ेगा। तो बस इन्वर्जन को अप्लाई ऐसे ही किया जाता है। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। अब यहां पे ना एक चीज मैं यहां पे एड ऑन करता हूं, इस क्वेश्चन में ना दो पार्ट में गलती है। अभी मैं आपको दोनों पार्ट पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट तो बता ही चुका हूं, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कुछ भी गलत ना समझें यहाँ पे। तो दो दो पार्ट में गलती है, टाइपिंग मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे। देखो सबसे पहले अभी मैंने बताया नो सूनर एक नेगेटिव एडवर्ब होती है, इसके साथ THEN देन का पेयर बनता है, तो ये वाला देन यहाँ लगा रखा है, गलत हो गया, इसकी जगह पे मुझे ये वाला THEN चाहिए था। ठीक है, तो एक तो गलती ये होगी, देखो थर्ड पार्ट में गलती बन गई। अब देखो एक गलती और है इसके अंदर, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। आपको याद होगा मैंने अभी कहा था कि नेगेटिव एडवर्ब जब सेंटेंस के शुरू में आती है तो हमें इन्वर्जन लगाना होता है। अब भाई मेरी स्टेटमेंट एक्चुअल में कैसी है, असर्टिव, लेकिन मुझे करना क्या है, इन्वर्जन अप्लाई करना है। तो स्टेटमेंट असर्टिव होते हुए भी मुझे इसमें इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। अब इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर क्या होता है कि भाई पहले हेल्पिंग वर्ब रख दो, फिर आप रख दो सब्जेक्ट, और फिर आप उसके बाद रख दो मेन वर्ब, यही तो होता है। तो बस यही स्ट्रक्चर आपको अप्लाई करना है, यानी इस वाले क्वेश्चन में यहां पर भी गलती है, तो यहां पे इस वजह से मैंने मार्क किया था इसको। तो इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, इसकी जगह पे कर देंगे हैड आई स्पोकन, हैड आई स्पोकन, ठीक है, ये होगा। तो इस वाले पार्ट में भी गलती थी यहाँ पे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप दोनों पार्ट समझ गए होंगे। बाकी हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो जैसा कि हमने पीछे क्वेश्चन किया था और वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं इनकी प्लेसिंग करने से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है और इनके पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो आप ये क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एट लीस्ट द हाफ पार्ट फर्स्ट ऑफ इट, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ इट, यानी ये या तो तुम मुझे पूरी स्टोरी बताते, तुम्हें अवश्य पूरी स्टोरी मुझे बतानी चाहिए थी, या फिर तुम मुझे बताते उसका पहला हाफ, ऐसे करके वो बोलना चाह रहा है। तो आप यहां पे ये देखो, मैंने अभी कहा कि मैं प्लेसिंग का कॉन्सेप्ट आपको यहां पे बताऊंगा। अब आप यहां पे सबसे पहले चेक करो, आपको आइदर वर्ड नजर आ रहा है। मैंने कहा था जैसे ही को रिलेटिव कंजंक्शन से रिलेटेड छोटी सी भी चीज आपको दिख जाए, तुरंत सबसे पहले उसका पेयर चेक करना। तो आपने देखा कि आइदर यहां पे दे रखा है, आइदर का पेयर किसके साथ होता है, और के साथ होता है। क्या लगा के दे रखा है भाई, जी बिल्कुल दे रखा है। अब आपके दिमाग में पहला काम खत्म कि भैया पेयर से रिलेटेड तो एरर यहां नहीं है, आइदर के साथ और का पेयर होता है, दे रखा है। तो दूसरा तुरंत नो एरर नहीं लगाना है, अभी दूसरी चीज भी चेक करनी है। आपने पेयर का एरर देख लिया, आपको नहीं मिला, आपको पता चल गया कि इसमें कोई गलती नहीं है, पेयर ठीक है। तुरंत आप चेक करेंगे कि उसकी प्लेसिंग भी ठीक है क्या, कहीं प्लेसिंग तो गलत नहीं कर दी। तो अब प्लेसिंग चेक करने के लिए मैंने क्या कहा था, आपको यह देखना है कि आपके क्वेश्चन में क्या चीजें डबल दे रखी है। आप
आपको ये देखना है कि ऐसी चीज जो क्वेश्चन में डबल दे रखी होगी उसी के पहले आप चीजों को यूज करेंगे। क्यों ऐसा होता है वो मैं आपको समझाता हूं। हम डबल क्यों देखते हैं? देखो, डबल हम इसलिए देखते हैं, जैसे मान लो मैंने आइदर लगाया और इसका पेयर मैंने और के साथ बनाया, तो हम चीजों को डबल इसलिए देखते हैं, कोई भी कोरिलेटिव कंजंक्शन जब अप्लाई करेंगे तो हम डबल इसलिए देखते हैं ताकि जैसे मान लो अगर मैंने यहां आइदर को नाउन से पहले लगाया तो मेरे प्यारे साथी और जो होगा ये भी नाउन के पहले ही आएगा। सेम इसी प्रकार से अगर मान के चलो मैंने आइदर को वर्ब के पहले लगाया तो और को भी मुझे वर्ब के पहले ही लगाना होगा। तो अल्टीमेटली चीजें कितनी होनी चाहिए अपने आप में? दो होनी चाहिए, तभी तो आप उनको लगा पाओगे, ठीक तरीके से लगा पाओगे। चीजों को अलग अलग जगह पे नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने आइदर को वर्ब के पहले लगा दिया और को आपने नाउन के पहले लगा दिया। ऐसा नहीं कर सकते। सेम सेम चीजें हमें प्लेस करनी पड़ती हैं। यानी हमें आइदर और या कोई भी कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है तो हमारी खास बात क्या होती है कि हमें उसको सेम सेम चीजों के पास प्लेस करना होता है। कैसी चीजों के पास? सेम सेम चीजों के पास। तो ये आप अपने दिमाग में पॉइंट जो है फिट करके रखिएगा। अब फिलहाल इस क्वेश्चन में यही तो गलती है। आप देखो, आइदर को यहां पे वर्ब के पहले रखा हुआ है, आइदर को यहां पे किसके पहले रखा हुआ है? वर्ब के पहले रखा हुआ है। और को यहां पे किसके पहले रखा हुआ है मेरे प्यारे साथी? एट लीस्ट फर्स्ट ऑफ द स्टोरी। यानी यहां पे स्टोरी जो एक वर्ड है वो डबल है अपने आप में। स्टोरी जो वर्ड है वो डबल है। यहां पे सीधे सीधे स्टोरी वर्ड की बात की गई है और यहां उसके पहले हाफ की बात की गई है। तो पहला हाफ भी किसका है? इस स्टोरी का है। तो इससे रिलेट ही तो कर रहा है दूसरा वाला वर्ड भी। तो मेरे प्यारे साथी, अगर यहां पे आपने ध्यान से देखिएगा, अगर आपने आइद यहां पे और को इससे पहले रखा हुआ है नाउन से पहले स्टोरी के लिए, तो आपको आइदर को भी नाउन के पहले ही रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में डबल वर्ब तो है ही नहीं। तो आप आइदर को वर्ब से पहले तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि फिर और का कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो जहां से कॉम्बिनेशन फिट हो रहा होगा, ठीक हो रहा होगा, हम उस चीज को सही करेंगे। तो हमें पता है कि भाई और अपनी जगह पे ठीक दे रखा है, बस इस आइदर को यहां से उठा के अगर हम यहां रख दें तो हमारा काम ठीक हो जाएगा। अब कई बच्चे यहां पे आंसर लगाने में भी गड़बड़ करेंगे। देखो, ये चीज जल्दी लोग कॉन्वे नहीं करते हैं, पर मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पे बच्चे आंसर लगाने में गलती करेंगे। उन्हें यह लगेगा कि यार आइदर यहां ना आके अगर यहां लगा दे तो काम ठीक हो जाएगा। तो कई सारे बच्चे बेचारे गलती बस सेकंड ऑप्शन को आंसर मार्क कर देंगे कि यहां से आइदर उठा के यहां लगा दो यानी ठीक हो जाएगा, सेकंड वाले पार्ट में गड़बड़ है। नहीं, आप गलती कर रहे हो। आप ये देखो कि आइदर जहां लगाया हुआ है, गलती तो वहां है ना असल में, कि भाई आइदर जो आपने यहां लगा रखा है यहां नहीं आना था, इसको यहां से उठ के इसको यहां आना था। तो वो सही जाके कहां होगा उससे आपको मतलब नहीं है, आपको गलती निकालनी है। तो जो बच्चे सेकंड पार्ट में आंसर लगा देंगे उन्हें क्वेश्चन आते हुए भी गलती हो जाएगी उनकी। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। फिलहाल फर्स्ट वाले पार्ट में यहां पे क्या है, गड़बड़ है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि आइदर यहां से उठ के द होल स्टोरी के पास में आएगा तब काम ठीक चलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो इस प्रकार से देखो, मैंने कहा को रिलेटिव कंजंक्शन ऐसे समझ लो कंजंक्शन चैप्टर की रीढ़ की हड्डी है। इससे भर भर के क्वेश्चन पूछती है एसएससी। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर करेंगे। कह रहा है योर सक्सेस इन द आईएएस एग्जामिनेशंस डिपेंड्स नॉट ओनली व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड बट ऑन हाउ यू हैव रिटन दैम। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई आईएएस एग्जामिनेशन डिपेंड नहीं है कि तुमने कौन सा पेपर सेलेक्ट किया है, वो डिपेंड करती है इस चीज पे कि तुमने कैसा लिखा है। तो अब अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में बात करें तो हमें इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, इतनी बड़ी इसकी हिंदी इतनी खतरनाक तरीके से निकल के आ रही है, बच्चा इस क्वेश्चन को देख के डर जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है अगर आपको कोरिलेटिव कंजंक्शन का क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट होता है वो पता है। भाई क्या बात जाननी है, केवल बस इतनी सी बात। अगर आपको ये पता है कि ये जो नॉट ओनली होता है इसका पेयर बट ऑल्सो के साथ होता है। किसके साथ होता है इसका पेयर? बट ऑल्सो के साथ। आपको यह बात याद रखनी है कि ये जो नॉट ओनली होता है इसका पेयर किसके साथ होता है? बट ऑल्सो के साथ होता है। तो बस मेरे प्यारे साथी, आप इस क्वेश्चन को इतने में ही आसानी से कर सकते थे। अब आप नोटिस करो, मैंने क्या कहा, आपका पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है और आपका, अगर मैं बात करूं, पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है और दूसरी चीज आपसे सीधे सीधे
पेयर के अलावा और एक चीज है जो कि होती है प्लेसिंग। तो दोनों से ही क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं दोनों चीजें चेक कराता हूं यहां पे। आप देखो, अगर आप पेयर ही चेक करोगे तो आंसर तो आपको इतने में ही मिल जाएगा। आप देखो यहां पे आपको नॉट ओनली दे रखा है, ये देखो आपको क्या दे रखा है, नॉट ओनली दे रखा है। तो आप इतने में ही तुरंत समझ गए कि भाई नॉट ओनली दे रखा है तो इसका पेयर बट ऑल्सो होना चाहिए, बट यहां केवल बट दे रखा है। तो गलती हमें मिल गई कि भाई थर्ड पार्ट में गलती है। क्या दे रखा था हमें, केवल बट दे रखा था। तो एग्जामिनर पेयर बनाते समय यही गलती करेगा, वो नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो का पेयर होता है तो बट ऑल्सो ना लगा के केवल केवल आपको बट लगा के देगा। अब मैं आपको बता रहा हूं यहां पे गलती होने के चांसेस क्यों रहते हैं। देखो गलती होने के चांसेस ये रहते हैं, बच्चा क्वेश्चन ठीक करना तो चाहता है लेकिन उसको ना बहुत ही जल्दबाजी होती है, मतलब वो जल्दी जल्दी में चीजों को सही करना चाहता है। अब ऐसे में होता यह है कि हमें पता है कि नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो होता है, लेकिन गलत होने के चांसेस इसलिए रहते हैं एग्जामिनर लिखता बट है और हम पढ़ के निकल जाते हैं बट ऑल्सो। ये गलती होती है, लिखता एग्जामिनर बट है वहां पे लेकिन हम पढ़ के क्या निकल जाते हैं जल्दी जल्दी में उसको बट ऑल्सो। तो आपको याद रखना है जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर थोड़ा आराम से क्वेश्चन को करना, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में गड़बड़ है। बाकी मैंने कहा मैं आपको इनकी प्लेसिंग भी चेक कराता हूं। तो मैंने क्या कहा, कोरिलेटिव कंजंक्शन में एक जहां पर होगा दूसरा भी उसी जगह पे होना चाहिए। मतलब अगर नॉट ओनली नाउन से पहले है तो बट ऑल्सो भी नाउन के पहले होना चाहिए। अगर नॉट ओनली वर्ब के पहले है तो बट ऑल्सो भी वर्ब के पहले होना चाहिए। यानी चीजें डबल होनी चाहिए अपने आप में और सेम सेम होनी चाहिए। अब आप यहां पे देखो ना, नोटिस करो, देखो यहां पे अब ये वाला क्वेश्चन है, यहां पे आप नोटिस करो नॉट ओनली जो है वो ऑन व्हाट, तो ये अपने आप में नॉट ओनली ऑन व्हाट दे रखा है यानी प्रेपोजिशन प्लस एक तरीके से उसका ऑब्जेक्ट। तो आप देखो बट ऑल्सो भी जो है वो प्रेपोजिशन प्लस उसके ऑब्जेक्ट के ही पास मौजूद है। तो प्रेपो दे रखी है यानी सेम सेम चीजें दे रखी हैं और डबल दे रखी हैं। तो बस यही हमें कॉम्बिनेशन चाहिए था, यानी प्लेसिंग अपने आप में ठीक है, जो गड़बड़ कर रखी थी वो केवल पेयर की थी। तो मैंने कहा ना कोरिलेटिव कंजंक्शन से मोस्टली क्वेश्चंस कंजंक्शन चैप्टर के बनते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उनकी पेयरिंग करना आना। कभी कभी ज्यादा टफ बनाने के लिए वो ऐसा करता है कि पेयर तो ठीक करके दे देता है लेकिन प्लेसिंग करने में गड़बड़ कर देता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर करो। कह रहे स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। अब ये क्वेश्चन भी बहुत छोटा सा है, अभी मैंने पीछे सारे कॉन्सेप्ट बता ही रखे हैं, आराम से कर दोगे। स्कार्सली मैंने क्या बताया था, तो आप कहेंगे भैया ये निगेटिव एडवर्ब होती है, आपने बताया था हार्डली, वेयरली, रेयरली, स्कार्सली, ये निगेटिव एडवर्ब्स होती है और जब ये शुरू में आती हैं सेंटेंस के तो हमें इन्वर्जन अप्लाई करना पड़ता है। आप देखकर बताओ क्या इन्वर्जन अप्लाई कर रखा है, तो आप कहेंगे जी भैया जी बिल्कुल कर रखा है। देखो हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब लगा रखी है, फिर आई आपका सब्जेक्ट लगा रखा है, फिर अराइव्ड आपकी मेन वर्ब लगा रखी है। तो ये इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर है या नहीं, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल है। आप मुझे देखकर बताओ, जबकि यहां तो फुल स्टॉप लगा हुआ है। फुल स्टॉप का मतलब होता है असर्टिव स्टेटमेंट, लेकिन फिर भी यहां इंट्रोगेटिव में है, बस इसी को इन्वर्जन कहते हैं। अब यहां पे हमें ये तो पता चल गया कि भाई इन्वर्जन अप्लाई करके देना चाहिए था और इन्वर्जन अप्लाई कर रखा है, मतलब एक काम तो यहां पे ठीक है। लेकिन आप जानते हो निगेटिव एडवर्ब्स को रिलेटिव कंजंक्शन के साथ भी पेयर बनाती हैं। जैसे हार्डली, वियरली, रेयरली, स्कार्सली का मैंने क्या बताया था कि ये व्हेन के साथ पेयर बनाती हैं। तो आप जानते हो कि स्कार्सली का जो पेयर बनेगा वो व्हेन के साथ बनेगा, पर एग्जामिनर ने यहाँ पे इसका पेयर जो है वो गलत बना रखा है, THEN देन के साथ। तो किस पार्ट में गड़बड़ है, सेकंड वाले में, सेकंड वाले पार्ट में गड़बड़ है। अच्छा एग्जामिनर और गड़बड़ क्या कराएगा, तो मैंने हार्डली, वेयरली, स्कार्सली के साथ क्या बताया था, वेन का पेयर होता है WHEN वाले वेन का, इसके साथ बिफोर बहुत रेयर केस में देखने को मिलेगा। आप ये मान के चलो ज्यादा से ज्यादा वेन ही आपको नजर आएगा। अच्छा एक गलती और कर सकता है, यहाँ पे THEN वाला देन देता है, कभी कभी THEN वाला भी देन दे देता है, तो दोनों ही नहीं आएंगे इसके साथ, ये बात आप ध्यान रखना, दोनों ही नहीं आएंगे। आएगा क्या, वेन आएगा। तो सेकंड वाले पार्ट में यहाँ पे गड़बड़ है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे द रीजन व्हाई ही वाज रिजेक्टेड वाज बिकॉज ही वाज टू यंग। अब ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। कैसे बढ़िया है मैं आपको बताता हूँ। देखो कभी भी जो कारण परिणाम बताने वाली स्टेटमेंट्स होती हैं, यानी रीजन, कॉज, ये बताने वाली जो स्टेटमेंट्स होती हैं, उनके अंदर जब हमें कंजंक्शन लगाना होता है तो वो हम 3 कंजंक्शन लेके चलते हैं। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, वो हम 3 कंजंक्शन लेके चलते हैं। एक तो होता है सिंस, एक होता है एज और एक होता है बिकॉज।
ये 3 कंजंक्शन होते हैं आपके, सिंस हो गया, एज हो गया और आपका बिकॉज हो गया। इन तीनों कंजंक्शन की खासियत होती है कि ये आपके कारण परिणाम वाली स्टेटमेंट के साथ में आते हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, जब हमने पहले ही कोई ना कोई सेंटेंस में ऐसी बात ऐड कर दी हो जो उस रीजन पे अपने आप ही काम कर रही हो, तो उस केस में हमें इनको लगा के ना स्टेटमेंट को रिडेंडेंट नहीं बनाना होता। मतलब आप देखो, या तो आप ऐसा करो कि आप नॉर्मली बिकॉज, सिंस, एज कंजंक्शन लगा दो, तब भी कारण परिणाम वाली बात हो जाएगी, या आप सीधे सीधे लिख दो कि भैया हम इस चीज की बात कर रहे हैं, द रीजन, द कॉज, ऐसे करके कुछ लिख दो, तो वो वाली बात। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ये चीज भी लिख रखी है और आगे आप सिंस, एज, बिकॉज में से कोई कंजंक्शन भी वहां लगा रहे हो, तो ये चीजें अपने आप में सुपरफ्लोज वाली बात हो जाएंगी। अब यहाँ पे यही तो कर रखा है भाई, जब आपने यहाँ पे बोल दिया कि हम रीजन बता रहे हैं, तो आपको आगे बिकॉज लगाने की क्या जरूरत है? क्या चीजें सुपरफ्लोज हो जाएंगी? जी भाई बिल्कुल हो जाएंगी। तो आपको यहाँ बिकॉज नहीं लगाना है। अब देखो, बच्चे को ये तो पता है कि यहाँ बिकॉज नहीं लगाना है, थर्ड वाले ऑप्शन पे राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप इसका मुझे इंप्रूवमेंट बता सकते हैं कि इसकी जगह पे हम क्या लगाएं अगर ये नहीं लगा सकते? मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर आप ध्यान से कोशिश समझोगे बात को, तो यहाँ पे बिकॉज कंजंक्शन तो नहीं आएगा, लेकिन इसकी जगह पे जो कंजंक्शन आएगा वो आप या तो दैट लगा सकते हैं, या मेरे प्यारे साथी आप विच भी लगा सकते हैं। क्योंकि आप नोटिस करोगे हमें यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो रीजन है इसको यहाँ पे बताया जा रहा है, यानी एक तरीके से इसको इस क्लाउज में रिलेट कराने की कोशिश की जा रही है कि भाई रीजन था क्या, कि वह बहुत ही ज्यादा यंग था, जरूरत से ज्यादा यंग था, इतना नहीं होना चाहिए था। तो अब आप इसको बताने के लिए दैट भी लगा सकते हो, विच भी लगा सकते हो, पर किसी कीमत पे अगर एग्जामिनर यहाँ पे व्हाट लगा के दे देता तो बात गलत हो जाती, क्योंकि भाई रीजन तो एपरेंट है। और मैंने आपको क्या बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन यानी प्रोनाउन चैप्टर के अंदर मैंने ये बात बताई थी कि जब आपके सामने चीजों की जो सेंस हो वो एपरेंट हो, क्लियर हो, तो ऐसे केस में आप दैट रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं। और जब चीजों की सेंस हिडन हो, आपको पता ना हो कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस केस में आपको व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन लगाना होता है। ये बीच में प्रोनाउन की बात आ गई, माफी चाहूंगा इसके लिए। फिलहाल आपको देखो, मैंने क्या कहा, किसी भी क्वेश्चन को समझाने के लिए मुझे कितना डेप्थ में जाना पड़ेगा मैं इसकी गारंटी नहीं लेता, पर जितना भी डेप्थ में जाना होगा मैं जाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। व्हाट किसी कीमत पे नहीं आ सकता था, आप दैट और विच यहां पे लगा सकते थे। ठीक है भाई, आ जाएं आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फिलहाल दैट सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आप विच भी लगा देते तब भी कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन में कि वो दोनों में से क्या आंसर बनवाता। अब ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन आसानी से कर दोगे। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है स्कार्सली डिड आई रिच द एयरपोर्ट, नर्वस एंड टेंस। फिर कह रहा है देन द प्लेन टेक ऑफ, फिर लीविंग मी स्ट्रैंडेड इन एन एलियन प्लेस। अब ये क्वेश्चन बढ़िया है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे, स्कार्सली डिड आई रिच द एयरपोर्ट, नर्वस एंड टेंस। देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक छोटी सी दो गलतियां इस क्वेश्चन में मुझे नजर आ रही हैं। एक तो पहली चीज ये है कि भाई यहाँ पे पहुंचने की बात हो रही है, एयरपोर्ट पे कैसे पहुंचा भैया, कि भाई नर्वस तरीके से और टेंस तरीके से, यानी मतलब थोड़ी उथल पुथल वाली स्थिति रही होगी वहां पे। तो यहाँ पे ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, किसके बारे में, वर्ब के बारे में। तो भाई वर्ब के बारे में जब इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पे एडवर्ब आनी चाहिए थी। फिलहाल ये चीजें तो अपने आप में गलत है ही हैं यहाँ पे, लेकिन जो सबसे बड़ी गलती है वो यहाँ पे एक और है कि भाई ये निगेटिव एडवर्ब लगा रखी है स्कार्सली। अगर ये निगेटिव एडवर्ब लगा रखी है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा भैया स्कार्सली। अब ये शुरू में भी लगी हुई है, निगेटिव एडवर्ब शुरू में होती है तो इन्वर्जन आना चाहिए। देखो ये लगा रखा है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, आई आपका सब्जेक्ट है और रिच आपकी मेन वर्ब है, तो इन्वर्जन अप्लाई कर रखा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन स्कार्सली के साथ व्हेन का पेयर होता है, आप यहाँ पे नोटिस करो THAN देन लगा के दे रखा है, तो ये चीज गलत हो गई ना। इसकी जगह पे क्या आएगा, व्हेन आएगा। तो ये पेयर का क्वेश्चन था, सिंपल, आप इसको आसानी से कर सकते थे। बाकी जो मुझे एक गलती इसमें और नजर आई वो ये थी कि भाई आप ये देखो, ये वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन है। स्कार्सली डिड आई रिच द एयरपोर्ट, जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, यानी बहुत ही मुश्किल से मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, नर्वसली एंड टेंसली, यानी आपको यहाँ पे वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी, और वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन एडवर्ब होती है। तो एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाते हैं, LY लगा के। एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाते हैं, LY लगा के। ये गलतियां भी यहाँ पे थी, तो इनको भी ठीक कर लेना। बाकी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, इसका आंसर करो।
कह रहा है नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। भाई जैसे ही मैच शुरू हुआ हॉकी का, व्हेन इट स्टार्टेड बिगेन टू रेन मतलब बारिश होना शुरू हो गई। तो अब क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा, आपको नो सूनर नेगेटिव एडवर्ब लगा के दिए, ऊपर से क्लाउज के शुरू में भी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, नेगेटिव एडवर्ब कभी भी क्लाउज के शुरू में आती है तो इन्वर्जन अप्लाई होता है। देखो इन्वर्जन अप्लाई करके दे रखा है, हैड हेल्पिंग वर्ब पहले लगाई, द हॉकी मैच सब्जेक्ट बीच में लगाया, फिर मेन वर्ब स्टार्टेड लगाई, तो इन्वर्जन अप्लाई कर रखा है, मतलब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको कहा था कि जैसे ही आप देखो कि नेगेटिव एडवर्ब शुरू में है तो आप सबसे पहले चेक करना इन्वर्जन अप्लाई कर रखा है। अगर इन्वर्जन अप्लाई कर रखा हो तो एक काम और करना कि भाई आप ये देख लेना कि इसकी पेयरिंग तो ठीक हो रखी है, क्योंकि ये कोरिलेटिव कंजंक्शन अपने साथ लेती हैं, तो आपको इनकी पेयरिंग भी चेक करनी होगी। अब आपको मैंने क्या बताया था, हार्डली, वेयरली, रेयरली, स्कार्सली के साथ तो आपका आता है व्हेन का पेयर होता है उनके साथ, लेकिन जो नो सूनर होता है इसके साथ जो आपका पेयर होता है वो व्हेन का नहीं होता, इसके साथ आपका THAN वाले देन का पेयर होता है। किसका पेयर होता है, THAN वाले देन का। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि एग्जामिनर गलती बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो चांस रखता है वो THAN वाला देन रखता है, तो अगर ये वाला भी दे देता तब भी यहाँ पे बात क्या होती, गलत होती। आपको हमेशा कौन से वाला देन लगाना होगा, THAN वाला देन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर करो। कह रहा है ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, बताएंगे भाई। बढ़िया क्वेश्चन है, आसानी से आंसर कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन सिर्फ एंड कंजंक्शन के लिए मैंने रखा हुआ है, केवल एंड कंजंक्शन को समझाने के लिए। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको एंड कंजंक्शन के बारे में समझाऊं तो ये एक ऐसा कंजंक्शन होता है जिसे हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं प्यारे साथी, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इसको हम कहते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब इसकी ना एक खास बात होती है, आपको ये जितनी भी बातें बता रहा हूँ इनको ध्यान में रखना है हमेशा। ये जो एंड होता है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, और इसकी खास बात होती है कि आप जब भी इसको यूज़ करेंगे तो ये अपने आसपास में सेम चीज़ों को लेगा। यानी आप ये मान के चलो कि एंड के साथ हम हमेशा सेम चीज़ों को अप्लाई करते हैं, यानी सिमेट्री कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। किसे अप्लाई करते हैं मेरे प्यारे साथी, सेम चीज़ों को, यानी इसके आसपास जो चीज़ें रहेंगी वो सेम चीज़ें रहेंगी, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है तो ये सेम चीज़ों को जोड़ता है। आपको ये बात ध्यान रखना है। अब कैसे ये सेम चीज़ों को जोड़ेगा मैं उसको आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे आप मान के चलो, अगर मैंने इसके इस तरफ नाउन लिखा तो मेरे प्यारे साथी आपको इस तरफ भी नाउन ही लिखना होगा। अगर मैंने एंड के इस तरफ वर्ब लिखी तो आपको इस तरफ भी वर्ब ही लिखनी होगी। अगर मैंने वर्ब की इस तरफ, याद रखना, अगर मैंने इस तरफ प्रोनाउन लिखा तो इस तरफ भी आपको प्रोनाउन ही लिखना होगा। अच्छा, यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन में एक चीज और भी होती है, वो भी आप समझो। होता क्या है, एंड आपका कंजंक्शन होता है, तो जब आप इसके आसपास सेम चीजों की यानी सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स रखते हैं तो नाउन और प्रोनाउन में एक और पॉइंट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। आपको याद रखना है, ये जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं, ये जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं, आप जानते हो कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं भैया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। ये जो नाउन और प्रोनाउन आपके होते हैं, नाउन और प्रोनाउन आपके होते हैं, आप जानते हो कि ये सब्जेक्ट और किसका, ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपका इधर नाउन या प्रोनाउन अगर सब्जेक्टिव केस में है तो एंड के इस साइड वाला भी, मेरी बात ध्यान से समझना यहाँ पे मेरी बात को। मैंने कहा अगर इधर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केस में आपका दे रखा होगा नाउन, अगर इधर सब्जेक्ट वाले केस में है तो इधर भी सब्जेक्ट वाले ही केस में होगा, अगर इधर ऑब्जेक्टिव केस में है तो इधर भी ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। अब इसको मैंने थोड़ा सा समझा देता हूं, देखो कैसे। जैसे मैंने कहा कि भाई मैंने यहाँ पे लिखा ही और फिर मैंने लिखा एंड और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया हर। अब मैंने आपसे पूछा क्या ये कॉम्बिनेशन ठीक लिखा हुआ है, तो आप तुरंत देखोगे कि भैया देखो एंड कंजंक्शन है, एंड कंजंक्शन है तो सिमेट्री अप्लाई होगी, यानी सेम चीजों को ये जोड़ेगा। तो आप देखोगे भैया देखो ही भी प्रोनाउन है और हर भी प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच दे रखी है, मतलब ठीक है। नहीं, गलती है। कैसे गलती है वो मैं आपको समझाता हूं। मेरे प्यारे साथी आप यहाँ पे ये देखो, ये जो ही है ये भी प्रोनाउन है, हर है ये भी प्रोनाउन है, लेकिन दोनों के जो केस हैं वो अलग अलग है। कैसे भाई, ही प्रोनाउन तो है लेकिन ये सब्जेक्टिव केस में है
और ऐसे ही अगर हम बात करें हर प्रोनाउन तो है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ये क्या आपस में डिफरेंट नहीं हो गए? और मैंने तो कहा था कि एंड तो हर हाल में सेम सेम चीजें लेता है, पर आपने तो डिफरेंट कर दिया। तो याद रखना, सेम सेम चीजों का मतलब है प्रत्येक चीज सेम होनी चाहिए। ये प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, लेकिन भैया ये सब्जेक्टिव केस में है और ये ऑब्जेक्टिव केस में है, आपको दोनों सेम रखने चाहिए। अब फिर एक प्रश्न और उठता है कि भाई मैं ऐसे में करूं तो करूं क्या मैं इसको काट के हिम कर दूं या इसको काट के सी कर दूं? अब ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि इसको काट के मुझे हिम करना है या इसको काट के मुझे सी करना है? तो इस सवाल का जवाब भी दे दूं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और इसका जवाब जल्दी नहीं मिलता, क्योंकि इसको बहुत छोटी चीज समझी जाती है कि अरे बच्चा तो इतना तो कर ही लेगा। भाई मैं आपको बिल्कुल सब चीज बताते हुए चलूंगा, बिल्कुल छोटी भी बात होगी ना उसको भी बताऊंगा। अब देखो ऐसा कब करना है आपको, कि कब आपको इसको बदल के हिम करना है, कब इसको बदल के सी करना है, तो वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के स्ट्रक्चर पे। याद रखना, मेरी इस बात को याद रख लेना, कब आपको इस वाले को चेंज करना है, कब आपको इस वाले को चेंज करना है, ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि आपका जो क्वेश्चन है वहां पे आपको किस चीज की नीड है। जैसे मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पे बिटवीन जो ये दे रखा है ये अपने आप में प्रेपोजिशन है। क्या चीज है? प्रेपोजिशन है। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई ये जो प्रेपोजिशन होती है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ये जो प्रेपोजिशन होती है आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा उस प्रेपोजिशन का क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, जानते हो ना? तो आप यहां पे अगर नोटिस करोगे तो यहां एंड कंजंक्शन आया हुआ है। अब एंड कंजंक्शन की खास बात होती है कि ये अपने आसपास सेम सेम चीजों को जोड़ता है। अब आप नोटिस करोगे तो देखो यू भी प्रोनाउन है, आई भी प्रोनाउन है, लेकिन मैंने आपसे फिर से कहा क्या सच में ये दोनों सेम सेम है? आप जानते हो कि बिटवीन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेता है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंड कंजंक्शन है ना, ये अपने आसपास दोनों तरफ इसके ऑब्जेक्टिव केस होने चाहिए। पर आप देखो यू प्रोनाउन है, आई भी प्रोनाउन है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सेम ही है, लेकिन इनका केस गड़बड़ा गया। आपने यू को लिखा है, यू की खास बात ये होती है, ये जो यू है ना इसकी खास बात ये होती है कि ये बेचारा सब्जेक्ट में भी ऐसा ही रहेगा और ऑब्जेक्ट में भी ऐसा ही रहेगा, इसको बदलते ही नहीं है बेचारे को। लेकिन आई तो बदलता है ना। आई के बारे में अगर हम बात करें तो आई आपका जो होता है ये सब्जेक्ट में होता है, ये सब्जेक्टिव केस होता है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या हो जाता है? मी हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर आपको मुझे जरा देख के बताओ क्या जरूरत है? तो आप कहेंगे भैया अगर एंड के इस तरफ ऑब्जेक्ट है तो हमें यहाँ भी ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। तो यहाँ पे गड़बड़ ये है कि इस आई को हटा के इसकी जगह पे क्या करना पड़ेगा? मी करना पड़ेगा, ठीक है ना? और यू को अगर मान लो किसी कीमत पे अगर चेंज करना भी होता तब भी हम यू का यू ही रहने देते, क्योंकि वो तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में सेम रहता है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, और मैं ये क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैं इससे रिलेटेड एक ऐसी चीज़ बताऊंगा आपको। अगर आप ये ध्यान रख लोगे तो आप बहुत ही आसानी से दो क्वेश्चंस बना पाओगे, यानी दो तरीके के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना लोगे। हालांकि वो एक प्रेपोजिशन का भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन आप पढ़ो पहले। कहला द पीरियड बिटवीन 1980 टू 1990 वॉज वेरी साइनिफिकेंट इन माई लाइफ। अभी ये क्वेश्चन बढ़िया है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपको, बस आपको ये देखना है कि ये बिटवीन आपको दे रखा है। अभी पीछे मैंने बताया था बिटवीन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है, तो ये प्रेपोजिशन है। लेकिन इस प्रेपोजिशन के साथ में भी ना एक खास बात है, दो प्रेपोजिशन होती हैं, आप दोनों याद रखना, दोनों की खास बात होती है। एक होती है बिटवीन, मैं दोनों प्रेपोजिशन के कॉन्सेप्ट एक ही साथ बता रहा हूं, एक तो बिटवीन का, हालांकि कंजंक्शन चैप्टर है लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक में तो कंजंक्शन लगेगा लेकिन एक में पार्ट्स ऑफ स्पीच लगती है आपकी, जो प्रेपोजिशन होती है वो, मतलब प्रेपोजिशन के साथ प्रेपोजिशन का ही पेयर होता है वो। तो मैं दोनों ही बता रहा हूं आपको क्योंकि दोनों से ही क्वेश्चन पूछती है एसएससी। तो एक बिटवीन होती है और एक होती है फ्रॉम। एक कौन सी होती है? फ्रॉम होती है। दोनों ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार
क्या है, आपकी प्रेपोजिशन है। तो मैंने कहा कि बिटवीन के साथ आपको चेक करना होगा, हमेशा इसका जो पेयर होगा वो एंड के साथ बनेगा। याद रखना एग्जामिनर टू इसलिए लगा के देगा क्योंकि बिटवीन के साथ टू की सेंस बहुत अच्छी आती है, तो एग्जामिनर आपको इसके साथ क्या लगा के देगा, टू लगा के देगा। पर याद रखना कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिटवीन के साथ आप क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे, क्योंकि बिटवीन एक ऐसा कंजंक्शन होता है, वो सॉरी ऐसी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है आपकी, ऐसी प्रेपोजिशन होती है जो कि तभी यूज की जाती है जब आप दो चीजों की बात कर रहे हो। जब एग्जैक्ट दो चीजों की बात करते हैं तब बिटवीन प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है, और जब दो से ज्यादा चीजों की आप बात करते हैं तब उस केस में आप किसका यूज करते हैं, तब उस केस में आप यूज करते हैं मेरे प्यारे साथी अमंग का। बताया था ना, अमंग का यूज करते हैं। बहुत बढ़िया। तो यहां पे ये हम प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट है तो वहां सीखेंगे, फिलहाल मैं यहां पे आपको सीधे सीधे बता रहा हूं कि बिटवीन प्रेपोजिशन कभी आएगी ना, तो याद रखना उसके साथ एग्जामिनर आपको बीच में टू लगा के देगा उन दोनों के, लेकिन असल में होता क्या है, एंड आता है। क्या आता है, एंड आता है। अच्छा, दूसरी चीज एक और भी है, ऐसी फ्रॉम प्रेपोजिशन होती है, इसका भी पेयर होता है कि जब आप फ्रॉम प्रेपोजिशन को यूज करोगे तो इसके साथ भी एक फिक्स प्रेपोजिशन होती है टू, तो इसके साथ में आप टू लगाओगे। जब भी फ्रॉम दे रखी होगी प्रेपोजिशन तब टू का पेयर बनाओगे। एग्जामिनर यहां क्या करेगा, एंड लगा के देगा, या कोई और चीज लगा के देगा तो वो गलत हो जाएगी। तो बस आपको यही ध्यान रखना है, बिटवीन के साथ एंड और फ्रॉम के साथ टू। अब यहां पे आप देख लो, यही तो गलती कर रखी है। कह रहा है द पीरियड बिटवीन 1980 टू 1990। अब पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में कि यार ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं, और बच्चे बहुत सारे इसको नो एरर भी लगा देंगे। लेकिन जिन बच्चों को सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पता है वो ये देखेंगे कि यार बिटवीन दे रखा है, सर ने बताया था बिटवीन के साथ में दो चीजें दे रखी होती हैं, और उनको दिखाने के लिए एग्जामिनर तो टू का यूज करके देगा, लेकिन हमें टू नहीं लगाना होता, हमें लगाना होता है एंड। तो किस पार्ट में गड़बड़ है भाई, सेकंड वाले पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में गड़बड़ है। बिटवीन 1980 एंड 1990 ऐसे बोलना पड़ेगा, ठीक है। टू की सेंस आती है और टू पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, तो इसीलिए बच्चे समझते हैं इसमें कोई गलती नहीं। बट भाई ग्रामेरियंस कॉन्सेप्ट बना के गए हैं और उसी पे क्वेश्चन पूछ लेती है एसएससी, क्योंकि ऐसा जो आपको नहीं लगता वही एसएससी कराती है। आ जाओ भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर करो। 15 क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में हम, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑन द सेफ यू विल बी शॉट। अब देखो ये क्वेश्चन ना बहुत ही जबरदस्त है, कैसे इसको कर पाएंगे। देखो याद रखना, मैं आपको ये कंजंक्शन के बारे में पूरी जानकारी देता हूं। देखो आपका यहाँ पे एक कंजंक्शन यूज किया गया है जो कि है अनलेस। अनलेस कंजंक्शन के बारे में सबसे पहली बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो सुनो, कि ये जो होता है ना, ये आपका कंडीशन बताने वाला कंजंक्शन होता है। यानी ये कंजंक्शन आपका कंडीशन बताने के लिए यूज किया जाता है, मतलब शर्त बताने के लिए, अनलेस, ठीक है। यदि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। अब दूसरी खास बात इसकी ये होती है कि ये कंजंक्शन कंडीशन बताने के लिए आता है, और एक चीज जो इसमें आपको और याद रखनी है, ये निगेटिव कोनोटेशन का कंजंक्शन होता है। अब ये निगेटिव कोनोटेशन वर्ड मैंने क्यों ऐड किया यहाँ पे भाई, ऐसा इसलिए है क्योंकि एग्जामिनर कई बार इसके साथ जो गलती बनाता है वो ये करता है कि इसके साथ आपको अलग से नॉट एडवर्ब लगा के दे देगा। तो आपको याद रखना है, अनलेस अपने आप में ही निगेटिव कंजंक्शन होता है, अगर आप इसके साथ नॉट लगाओगे तो वो बात सुपरफ्लुअस हो जाएगी, यानी गलत हो जाएगी। अब आप इस क्वेश्चन को चेक कर लो, अगर इससे ज्यादा हटके इसमें और कुछ हो तो मुझे बताना। और दूसरी चीज आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि आप जब कंडीशन बताने वाली कोई बात करते, कंडीशन या टाइम वाली क्लाउज, तो भले ही वो काम पास्ट में होने वाला हो, यानी वो कंडीशन भले ही चाहे पास्ट की बात कर रहा हो, रिजल्ट वगैरह पास्ट की बात कर रहा हो, लेकिन उस केस में आप किसी भी कीमत पे फ्यूचर टेंस अप्लाई नहीं कर सकते। आपको सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट का ही कोई टेंस रखना होगा। बात फ्यूचर की हो सकती है लेकिन उसको लिखोगे फ्यूचर में नहीं, लिखना आपको सिंपल प्रेजेंट या फिर किसी प्रेजेंट के और टेंस में होगा, ठीक है। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे गलती को। देखिए ध्यान से यहां पे, तो अगर हम गलती देखें तो आप आसानी से पहले वाले पार्ट में मार्क कर दोगे, क्योंकि भाई आप देखो अनलेस अपने आप में ही नेगेटिव है और यहाँ पे डू नॉट लगा रखा है, तो इसको हटा दो, डू नॉट को। यू दे रखा है तो इसके हिसाब से बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी, तो बाकी जैसे ही हम डू नॉट को हटाएंगे हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या है, गड़बड़ है। यू के अकॉर्डिंग बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी तो गिव ठीक है ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन में था। आई होप कि पूरा लॉजिक आप इसका समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी भाई वैसा ही है। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी आईड गिव सम टू एनीबडी
हु आस्क्ड फॉर इट। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। देखो क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा एक लॉजिक है, वो आप ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी। तो अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई इफ कंजंक्शन दे रखा है। इफ कंजंक्शन की बात समझो, ये जो इफ कंजंक्शन होता है ये अपने आप में ना इफ हो गया, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ एज इफ हो गया, तो कई सारे कंजंक्शन होते हैं जो कि कंडीशन बताने के लिए आते हैं। अनलेस, ठीक है, ऐसे ही आपका लेस्ट हो गया, ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें प्रोवाइडेड दैट हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कंडीशन बताने के लिए यूज़ की जाती हैं। उन्हीं में से एक इफ भी है। अब इफ के साथ में अगर आप देखोगे तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आ रही है हैड, क्योंकि इसके बाद तो बता रखा है कि क्या चीज़ है, लॉट्स ऑफ मनी है। तो यहाँ पे ये चीज़ दे रखी है। फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको गलत करके दे दिया, क्योंकि ये जो आई और डी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ये अपने आप में आई हैड है। क्या है, आई हैड। तो ये गलत हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, जो चीज़ यहाँ पे दे रखी है ये गलत है अपने आप में, क्योंकि आई डी शॉर्ट फॉर्म होती है किसकी, आई हैड की। ऐसे ही अगर हम बात करें आई और बी ई जो शॉर्ट फॉर्म होती है किसकी होती है, हैव की होती है, आई हैव की होती है। किसकी होती है, आई हैव की शॉर्ट फॉर्म होती है। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जिन्हें आप कहते हो, वो दे रखी है। तो फिलहाल आप अगर बस इतना आई डी को जानते थे तो आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते थे। केवल सिर्फ आपको कंडीशनल की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए थी। हालांकि मैंने कंडीशनल चैप्टर नहीं पढ़ाया अभी आपको, तो ये क्वेश्चन कंडीशनल में आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा एज इट इज। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है। तो जब इफ वाली क्लाउज के साथ में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी होती है तो ये अपने आप में कौन सा कंडीशनल होता है भाई, जरा बताओ कौन सा कंडीशनल होता है। तो आप कहेंगे सेकंड कंडीशनल होता है। और सेकंड कंडीशनल में नॉर्मल वाली क्लाउज के अंदर हम क्या करते हैं, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो इस हेड को काट के हमें इसकी जगह पे क्या लगाना था, वुड लगाना था। तो यहाँ पे इसी वाले पार्ट में क्या है, गलती है। तो सेकंड वाले पार्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। तो ये सेकंड कंडीशनल पे बेस्ड क्वेश्चन था। कंडीशनल आगे आएगा तो वहां दिखा दूंगा, मैं आराम से बताऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब ये नो सूनर वाले या जो आपके निगेटिव एडवर्ब वाले ये तो आसानी से कर दो, क्योंकि ये तो मैंने आपको करा रखे हैं। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है नो सूनर दे हैड रिसीव्ड द गेस्ट देन दे बिगेन एंटरटेनिंग देम। अब यहाँ पे आपने तुरंत देखा, क्वेश्चन पढ़ा। देखो जो बच्चा एकदम बेहतरीन स्टूडेंट्स होता है या जिसने सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ रखी होती हैं, वो क्वेश्चन को एक बार पढ़ता है और वो सारे पॉइंट्स पकड़ लेता है कि यार यहाँ ये चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं। आपकी निगाहें बहुत तेज होनी चाहिए और आपको तुरंत ये चीज़ पकड़नी थी कि भाई इसमें नो सूनर नेगेटिव एडवर्ब दे रखी है। अब अगर नो सूनर नेगेटिव एडवर्ब दे रखी है तो मुझे इससे रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें चेक करनी होंगी। एक तो मुझे इस नेगेटिव एडवर्ब का कोरिलेटिव कंजंक्शन के साथ पेयर चेक करना होगा, और एक मुझे इसके साथ में जो दे रखा होगा वो ये चीज चेक करनी होगी इसका पेयर, और मुझे देखना होगा कि ये नेगेटिव एडवर्ब दे कहां रखी है। अब आप नोटिस करो ये सेंटेंस के शुरू में है, तो मुझे ये देखना है कि इसमें इन्वर्जन अप्लाई होगा या नहीं होगा। मतलब दो चीजें आपको चेक करनी होती हैं, इन्वर्जन यस और नो, मतलब इन्वर्जन अप्लाई होगा या नहीं होगा, ये चीजें भी आपको चेक करनी होती हैं। बस जब भी नेगेटिव एडवर्ब दे रखी हो तो दो क्वेश्चन चेक करना उसके, आप एक उसका पेयर चेक करना और एक आप ये चेक करना कि इन्वर्जन आएगा या नहीं आएगा। तो जरा मुझे चेक करके बताओ। तो आप देखोगे सबसे पहले पेयर चेक करो, नो सूनर का पेयर THN वाले देन के साथ होता है, लगा रखा है जी, बिल्कुल लगा रखा है, मतलब पेयर का तो कोई गलती नहीं है। अगर पेयर की गलती नहीं है तो अब जल्दी से दूसरी चीज भी चेक कर लो। भाई नो सूनर नेगेटिव एडवर्ब है, क्लाउज के शुरू में आ रखी है, इसका मतलब इन्वर्जन अप्लाई होना चाहिए। अब आप नोटिस करो आपकी स्टेटमेंट असर्टिव है, तो असर्टिव स्टेटमेंट है लेकिन नेगेटिव एडवर्ब की वजह से शुरू में लगी हुई है तो इन्वर्जन लगाना पड़ेगा, और इन्वर्जन लगाना होगा तो असर्टिव होते हुए भी हमें इसको इंट्रोगेटिव में लिखना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ क्या ये इंट्रोगेटिव में लिखी हुई है, तो आप कहेंगे नहीं लिखी हुई है, मतलब सेकंड वाले पार्ट में गड़बड़ है भाई। सेकंड वाले पार्ट में क्या है, गड़बड़ है। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा गलत लिखा हुआ है, इसको काट के इसकी जगह पे हम इसको ठीक करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, हैड दे रिसीव्ड बोलना पड़ेगा। क्या बोलना होगा, हैड दे रिसीव्ड, ठीक है, ये बोलना पड़ेगा, तब ठीक होगा। तो कौन से वाले पार्ट में गड़बड़ है, सेकंड वाले में। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड। अब ये क्वेश्चन सीधा सीधा कोरिलेटिव कंजंक्शन के पेयर पे, सीधा सीधा। अब ये क्वेश्चन दिखने में छोटा है
और आपको हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये कठिन भी लग रहा हो देखने में कि अरे गुरुजी इसमें तो कोई गलती नजर नहीं आ रही, क्या नो एरर लगा दें? भाई समझो समझो, रुको। अगर आपको कोरिलेटिव कंजंक्शन की सिर्फ ये छोटी सी बात याद है ना कि एल्स के साथ बट का पेयर होता है, तो आप विद इन सेकेंड इसको उड़ा सकते हो। केवल बस इतना पता होना चाहिए था कि एल्स के साथ किसका पेयर होता है, बट का पेयर होता है एल्स के साथ। तो आप जरा मुझे देख के बताओ, यहाँ पे एल्स लगा रखा है, एल्स के साथ में यहाँ क्या लगा के दे दिया आपको, तो आप कहेंगे भैया देन। पर मैंने अभी क्या बताया कि एल्स के साथ जो पेयर होता है वो देन का नहीं होता, बट का होता है भाई। तो ये देन हटाओ और इसकी जगह पे क्या लगा दो, बट लगा दो, काम आपका ठीक हो जाएगा। तो किस वाले पार्ट में गड़बड़ है, थर्ड वाले पार्ट में। सिंपल था, बस इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वॉज डूइंग। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कैसे बढ़िया है मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन कह रहा है माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वॉज डूइंग। अब इस क्वेश्चन को करने के दो कॉन्सेप्ट हैं। कैसे दो कॉन्सेप्ट है वो मैं बताता हूं। एक तो आप इसको नरेशन कॉन्सेप्ट की मदद से कर सकते हो। नरेशन कॉन्सेप्ट का मतलब समझते हो, जो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाले कॉन्सेप्ट नहीं होते, उसकी मदद से आप कर सकते हो। अगर आप ये रिपोर्टिंग वर्ब देख के पहचान लो तो आपको पता चल जाएगा कि यार आस्क जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ये तो इंट्रोगेटिव में जब रिपोर्टेड स्पीच होती है तब यूज की जाती है। अगर इंट्रोगेटिव में रिपोर्टेड स्पीच होगी तो आप जरा मुझे बताओ उसके अंदर क्वेश्चन वर्ड तो अपने आप इंक्लूड होता है, तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन क्या हमें अलग से लगाने की जरूरत है? नहीं ना। तो बस यही गलती थी इसके अंदर, सेकंड पार्ट में आंसर हो जाएगा। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि एग्जैक्ट दोनों में से छोड़ना कौन से वाले को था यहाँ पे, क्योंकि मैंने इंट्रोगेट डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाते समय ये बात सीधे बताई थी कि इंट्रोगेटिव में जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच होगी तो उस केस में आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के किसी भी कीमत पे डैट तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड होता है वही रिलेटिव वर्ड का वहाँ पे काम कर जाता है, वही वर्ड वहाँ पे रिलेटिव वर्ड का काम कर जाता है और वो कंजंक्शन बन जाता है वहाँ पे। ये बात मैंने आपको बताई थी, दैट तो किसी कीमत पे नहीं आता। तो केवल आप अगर नरेशन कॉन्सेप्ट ये जानते थे तो आप आसानी से क्वेश्चन को उड़ा सकते थे। लेकिन मैं आपको एक और बच्चों वाला तरीका बताता हूँ। चलिए भाई, तो इस क्वेश्चन का जैसे मैं कह रहा था कि मैं आपको एक सिंपल सा तरीका भी बताता हूँ, लेकिन वो तरीका सिर्फ आंसर लगाने में आपके काम आएगा, आप आसानी से लगा सकते हो। देखो आप क्वेश्चन चेक करो, आपको पता चलेगा ये दो क्लाउजेस में क्वेश्चन बटा हुआ है क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन लगे हुए हैं। अब आप देखो इस क्वेश्चन को, देखो यहाँ पे पता चलेगा माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी, ये एक क्लाउज दे रखी है, फिर दैट भी कंजंक्शन लगा रखा है और व्हाट भी रिलेटिव प्रोनाउन, दोनों ही रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं आप जानते हो। लेकिन दोनों ही अगर रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं तो ये तो दोनों ही कंजंक्शन का काम कर जाएंगे। अब अगर दोनों कंजंक्शन का काम कर जाएंगे तो आप एक बात बताओ, आपके पास कुल क्लाउजेस कितनी है? तो आप कहेंगे भैया एक क्लाउज इधर है एक क्लाउज इधर है, तो ओवरऑल आपके पास दो क्लाउज है। अब दोनों क्लाउज को जोड़ने के लिए एक ही कंजंक्शन काफी है, लेकिन एग्जामिनर ने आपके सामने दो दो रख दिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो क्लाउजेस को जोड़ने के लिए आप दो दो कंजंक्शन लगा रहे हो कि भाई मैं जोड़ूंगा, मैं भी जोड़ूंगा, मैं भी जोड़ूंगा? ये वाली बात थोड़ी ना चलेगी यार, एक ही तो आएगा दोनों में से या दोनों आ जाएंगे? तो आप कहेंगे भैया दोनों तो नहीं आ सकते थे। यानी अगर सिर्फ गलती मार्क करने की बात होती तो बच्चा केवल बस इतना अगर जानता ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन, कि ये दोनों के दोनों रिलेटिव प्रोनाउन बनते हैं और दोनों के दोनों कंजंक्शन का काम कर सकते हैं, तो भाई यहाँ तो दो दो कंजंक्शन हो गए, लेकिन जरूरत तो हमें एक की थी, तो ये तो नहीं आएगा। लेकिन मैंने कहा ना कि जब आपको एक्चुअली बिल्कुल पता करना होगा एक्चुअल वर्ड यहाँ पे क्या आएगा, दोनों में से कौन सा ऐसा है जो हमें एक्चुअल में काटना है और किसको छोड़ना है, तो उसके लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो वो मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ पे ये देखो कि भाई नरेशन कॉन्सेप्ट में आप दैट लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो इसमें होती है ना वो इंट्रोगेटिव में होती है, तभी आप आस्क रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करते हो। तो जब आप आस्क रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करोगे तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में होगी, और इंट्रोगेटिव में होगी तो उसके अंदर क्वेश्चन वर्ड अपने आप इंक्लूड होता है, क्वेश्चन वर्ड अपने आप उसके अंदर इंक्लूड होता है। तो ऐसे केस में हम वहां डैट नहीं लगाते। अच्छा, अगर क्वेश्चन वर्ड इंक्लूड नहीं होता है तो ये बात आप भी जानते हो, फिर कंजंक्शन वहां पे इफ या फिर वेदर आ जाता है। कौन सा कंजंक्शन आ जाता है? इफ या फिर वेदर कंजंक्शन आ जाता है। अदरवाइज तो आपका वो है ही, आपका व्हाट वगैरह या कोई भी क्वेश्चन वर्ड होगा तो वो आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 15 था, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया डैट नहीं आएगा, यानी थर्ड वाले पार्ट में आपका क्या है, यहाँ पे एरर है।
तो ये 15 क्वेश्चन हम आज की क्लास में कर चुके हैं। आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और आपने नोटिस किया होगा कि 15 के 15 क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम्स के पीवाईक्यू ही हैं, एसएससी में पूछे गए हैं बार बार ये। और आप ये मान के चलो, आप मुझे बता दो कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो केवल को रिलेटिव कंजन से ही आपके बन गए। आप ये मान के चलिए, आप ये 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप कंजंक्शन के कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेना, आपके आराम से बनेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।